हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम क्लास 6 का इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3A इसको लगाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि पूर्णांक के चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे हम। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया में संवरक नियम लागू नहीं होता, ये हमें पता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में माइनस युक्त संख्याओं का स्थान नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में माइनस युक्त संख्याएं पूर्ण संख्याओं की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। कब? जब विपरीतता की स्थिति आती है, यानी अपोजिटनेस। विपरीतता की स्थिति कैसी आती है? कोई इस दिशा में जा रहा है और कोई इस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर शून्य होता है जहाँ से दो लोग स्टार्ट करेंगे दौड़ना, और यहाँ पर देखिएगा जब एक दिशा में जाएंगे तो हम इस ओर प्लस के पूर्णांक लेते हैं और इधर माइनस वाली संख्याएं। तो इस तरीके से माइनस का यहाँ पर भी उतना ही महत्व है जितना कि प्लस संख्याओं का है। यदि कोई ऊपर की ओर जा रहा है सीढ़ियाँ चढ़ करके तो यहाँ पर प्लस पूर्णांक चलेंगे, लेकिन जब कोई नीचे की ओर जाएगा उतर के तो क्या होगा, उसके लिए भी तो सिंबल चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम माइनस पूर्णांकों का प्रयोग करते हैं। तापमान नापते समय थर्मामीटर में जो पैमाना दिया होता है टेम्परेचर के लिए, 0 से यदि ऊपर की ओर बढ़ता है तो प्लस टेम्परेचर, यदि ठंड बढ़ती है तो कहाँ जाता है टेम्परेचर, हम लोग माइनस में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस का उतना ही महत्व है। इसी प्रकार से यदि आपको लाभ होता है तो आप क्या करते हैं, प्लस में उसको मेज़र करते हैं, लेकिन यदि हानि हो जाए तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से विपरीतता की स्थिति में व्यवहारिक जगत में माइनस युक्त संख्याएं पूर्ण संख्याओं की तरह ही महत्व रखती हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं हम आगे। पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पर दिशाएं दी हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में बच्चों यानी कि इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर हम प्लस में लेकर के चलेंगे, और ऊपर की ओर जाएंगे यानी उत्तर दिशा की ओर तब भी हम प्लस में ही मेज़र करेंगे चीज़ों को। लेकिन जैसे ही हम विपरीत जाते हैं, देखिए यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर कितना माइनस में पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से। और यदि नीचे की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी हम माइनस संख्याएं ही लेंगे, क्योंकि ये सीधा है और ये इसके विपरीत है। ये ऊपर की ओर सीधा है और जो नीचे जाएंगे तो वो इसके विपरीत होगा। अब हम समझते हैं इनको एक छोटे से चार्ट से। देखिए पूर्णांक कौन कौन है, हमारी सारी चीज़ें, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, ये सब मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, पूर्णांक। ये सभी हमारे पूर्णांक हैं। यदि माइनस वाले ऋण पूर्णांक को अलग कर दें तो ये ऋण पूर्णांक हो गए, और शून्य से लेकर के जो धनात्मक वाले हैं इनको हम एक साथ ले लें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 1, 2, 3, 4 लेते हैं तो वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक है, और शून्य कैसा है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जब शून्य को शामिल कर दिया गया प्लस संख्याओं में तो क्या बन गया, हमारी पूर्ण संख्याएं हमको मिल गई। अब यदि इनमें हम ऋण पूर्णांकों को भी शामिल कर दें तो ये सभी मिल करके पूर्णांक बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका सारे पूर्णांकों का निचोड़ कि पूर्णांक जो होते हैं आपके वो क्या संख्याएं हो सकती हैं। इनमें यदि धन पूर्णांक है, एक तरफ ऋण पूर्णांक है, आपका कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, तो ये एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, योगात्मक प्रतिलोम हो जाती है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यानी एक संख्या में अगर दूसरी उसकी विपरीत संख्या जोड़ दी जाए तो इनका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इनका योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा, यानी इसकी विपरीत संख्या हो जाती है आपकी ये। और एक चीज़ समझते हैं, निरपेक्ष मान क्या होता है। किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही रहता है, चाहे भले वह संख्या कैसी हो, ऋणात्मक ही क्यों ना हो। लेकिन जब उसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वह संख्या हमको धनात्मक में ही मिलेगी। तो चलिए बच्चों लगाते हैं अब इसके अभ्यास के सवाल। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें 2 टेबल दी हुई हैं जिनमें हमें संख्याएं दिए हुए हैं, पूर्णांक रखे हुए हैं उनमें, और उनमें से एक जो है गायब है और यहाँ पर भी एक गायब है। तो इसके पैटर्न को समझना है और जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको हमें भरना है। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों,
19 लिखा है, 23 है, फिर 25 है, फिर 29 है, और उसके बाद में यहाँ पर निगेटिव शुरू हो जाता है। देखिए 29 का -29, 25 का -25, 23 का -23 और 19 के लिए -19। इसी तरह नीचे देखते हैं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर -7 लिखा है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर -11 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर खाली है, इस जगह 17 है और यहाँ -17 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर धनात्मक का 13 है, तो इसलिए यहाँ पर -13 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, किस तरीके से, देखिए -7 और यहाँ पर +7 है, यहाँ पर प्लस का 25 है तो यहाँ पर माइनस का 25 है। इधर देखते हैं -13 तो +13 और यहाँ 31 यानी 31 है तो यहाँ -31 है। अगले में चलते हैं, देखिए 5, यहाँ पर -5, यहाँ पर -8, यहाँ पर +8। इधर देखते हैं 11 और यहाँ पर -11, यहाँ पर -14 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा धनात्मक में। तो इस तरीके से ये आपके रिक्त स्थान भर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा कि नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर उन्हें पूर्णांक रूप में लिखिए। पहला पॉइंट है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे जा रहा है बच्चों, अगर ऊपर जाता है तो प्लस लेते हैं, तो नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका पूर्णांक में प्रदर्शन इसका। 7 कदम पूरब की ओर, देखिए हमने बताया था यहाँ पर, देखिए पूरब इधर है और पश्चिम इधर, उत्तर इधर और दक्षिण इधर, तो पूरब किधर जाता है, प्लस की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा +7। रुपये 3.28 यानी 3 रुपये 28 पैसे की हानि। हानि देखिए लाभ होता है तो हम प्लस में दर्शाते हैं और हानि को हम लोग माइनस में लिखेंगे। उसके बाद में 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, अभी पूरब इधर था और पश्चिम इधर है, तो ये किधर हो गया, विपरीत दिशा में हो गया। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, तो कितना हो जाएगा, -18 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट है इसमें, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, अगर समुद्र तल इसे मान लेते हैं तो इसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है, अगर गहराई होती तो नीचे जाता, तो यहाँ पर ऊंचाई है तो इसलिए प्लस का 1000 मीटर। तो ये हो गया बच्चों आपका पूर्णांक में प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम यानी कि इनका विपरीत चिन्ह के साथ में समान संख्या, जिसे जोड़ देने पर योग कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -9। -21 के लिए क्या हो जाएगा, +21, और 39 प्लस का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -39। -41 के लिए कितना हो जाएगा, +41 हो जाएगा, और +91 के लिए हो जाएगा -91। इनका अगर बच्चों हम लोग योग कर दें तो यहाँ पर ये 0 में आ जाएंगे इनके आंसर। 5वां देख लेते हैं, संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित पूर्णांकों को दर्शाइए। संख्या रेखा बनानी है और इनको दर्शाना। देखिए यहाँ पर दिया +4 दिया है, तो संख्या रेखा हम ऐसी लेंगे जिसमें सिर्फ प्लस के अंक आ जाएं। देखिएगा यहाँ पर 0 है और उसके आगे +1 +2 +3 +4 +5 +6, इस तरीके से। इन्होंने कहा +4 दिखाना है, तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर +4 पर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा पर +4 का प्रदर्शन। -9 देखते हैं, संख्या रेखा फिर से बनाएंगे और इस बार -9 आएंगे, तो यहाँ 0 ले लेते हैं कहीं। -1 -2 -3 -4 5 6 7 और उसके बाद 8 -9, और यहाँ देखिएगा 0 से हम चलेंगे और ये यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा, और इसको बढ़ा करके यहाँ पर दिखा देते हैं फिनिश। +7 देखिएगा, +7 के लिए 0 यहाँ ले लें, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए 7 के लिए 0 से चलेंगे और हम कहाँ आ जाएंगे, 7 पर आ जाएंगे। ये हो गया आपका +7। -3 लेते हैं, -3 के लिए 0 -1 -2 -3 -4 और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 0 से -3, ये आ गए हम। लास्ट है -6, तो इसी में हम और आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से 6 तक आना है हमें, तो 0 से लेकर के चलेंगे हम और कहाँ आ जाएंगे, 6 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों इन पूर्णांकों का आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शन भी हो जाता है ये।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक रेखा दी है, उसमें कुछ बिंदु हैं और उन पर नाम लिखे हुए हैं, ABCD वाले संकेतों में हैं। यहाँ पर हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिनके हमें जवाब यहाँ से देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके प्रश्नों को। क दिया हुआ है A बिंदु +7 है तो कौन सा -7 होगा? देखिए यहाँ पर A +7 लिखा हुआ है, तो इनको यहाँ पर -7 कितना होगा? तो 0 से देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ये रहा। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा? E। कौन सा? E हो जाएगा आपका -7। खा दिया है बिंदु B किस पूर्णांक को दर्शाता है? बिंदु B किस पूर्णांक को दर्शा रहा है? देखिए 0 ये रहा, इन्होंने प्लस ऊपर लिया है, सारे माइनस नीचे लिए हैं। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 है। और यहाँ पर देखिएगा +1 +2 +3 +4 +5 और +6 और +7 है। तो यहाँ पर B किस पूर्णांक को दर्शा रहा है? देखिएगा B -3 पूर्णांक को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बिंदु B का विपरीत बिंदु कौन सा है? B का विपरीत कौन होगा? 1 2 3 है यहाँ पर, तो 1 2 3 यहाँ पर C कौन हो जाएगा? C इसका विपरीत हो जाएगा। बिंदु D के L से निरूपित पूर्णांक, D के L से D कहाँ है? ये रहा, इसका कौन हो जाएगा? +5। K के लिए कौन हो जाएगा? देखिएगा -5। और L के लिए कौन हो जाएगा? +6। ये होगा इनसे निरूपित पूर्णांक। बिंदु D के L के विपरीतों के नाम बताने हैं हमको। D का विपरीत कौन हो जाएगा? देखो D है +5, इसका विपरीत कौन हो जाएगा? -5। तो इसका विपरीत हुआ कौन? K। K का विपरीत कौन हुआ? यहाँ पे -5 है तो यहाँ +5, यानी इसके लिए D हो जाएगा। L का विपरीत कौन होगा? L +6 पर है तो -6 पर कौन हो जाएगा? M हो जाएगा आपका। तो ये इनके नाम लिख दिए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने हमें पूर्णांक दिए हुए हैं और इनका कहना है कि बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +3 है, तो -2 और +3 के बीच के पूर्णांक कौन हुए? देखिए इधर से चलते हैं। -2 के पहले कौन आएगा? -1, -1 से पहले कौन आएगा? 0, 0 के बाद कौन आएगा? +1 और +2, क्योंकि यहाँ पर +3 लिखा हुआ है और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खा में दिया है 0 और 6 के बीच में। 0 और 6 के बीच में कौन कौन आएगा? +1 +2 +3 +4 +5, क्योंकि यदि इसके आगे निशान नहीं है तो ये कैसा होगा? ये धनात्मक होगा। आगे ग -4 और +4 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये इनके मध्य के पूर्णांक हो गए। आगे देखते हैं घ -5 और +2। देखिएगा -4 -3 -2 -1 0 +1, क्योंकि +2 यहाँ लिखा हुआ है। आगे -3 और +5 के बीच -2 -1 0 और यहाँ पर कौन हो जाएगा? +1 +2 +3 और +4, ये पूर्णांक हो गए। आगे देखते हैं -8 और 4 के बीच में, तो ये -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, उसके बाद में कौन आ जाएगा? +1 +2 और +3। तो ये हो गए बच्चों दिए हुए पूर्णांकों के मध्य के सभी पूर्णांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा कि ये जो जोड़े दिए हुए हैं पूर्णांकों के, इनके मध्य के, इनके बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए इस संख्या रेखा की मदद से। तो चलिए करते हैं इसको। क नंबर पे दिया है 2 और 5, यानी +2 और +5। +2 ये रहा और +5 ये रहा। इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये दोनों हैं। इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ये बढ़ता ही क्रम है 3 और 4, तो ये हो गए 3 और 4, बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसके बाद खा में दिया है -4 और 0 के बीच में। -4 ये रहा आपका और 0 ये रहा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। माइनस में संख्याएं जो बड़ी होती हैं वो छोटी होती हैं और जो छोटी होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्रम कौन सा हो जाएगा? -3 -2 और -1, जो क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। ग देखिए 3 और 8 के बीच में, देखो 3 भी धनात्मक है और 8 भी धनात्मक है। यहाँ पर 3 और 8 के बीच में कौन कौन हो जाएगा? बढ़ता हुआ क्रम 4 5 6 और 7। इनके मध्य की संख्याएं केवल बतानी है हमें, तो 7 तक लेंगे हम। नेक्स्ट है घा 0 से
0 और 4 के बीच में, देखो 0 ये रहा, 4 धनात्मक ये रहा, इनके बीच में बढ़ता क्रम +1 +2 और +3 हो जाएगा। -5 और -2 के बीच में, -5 ये रहा, -2 ये रहा, इनके बीच का बढ़ता क्रम कौन सा हो गया, -4 और -3, क्योंकि ये कम है और ये अधिक है। आगे च -1 से 4 की ओर, देखो -1 ये रहा और 4 ये रहा, प्लस का 4 है, धनात्मक है 4 यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का बढ़ता हुआ क्रम यही हो जाएगा 0 1 प्लस का 1 +2 +3, क्योंकि ये कम है और ये बढ़ती हुई संख्याएं हैं। तो इस तरीके से बच्चों जोड़ों के बीच की संख्याएं आरोही क्रम में आपकी लिख जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें निरपेक्ष मान निकालने हैं इन पूर्णांकों के, तो यहाँ पर दिया है -13। हमने बताया है कि निरपेक्ष मान निकालने में संख्या कैसी है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वह बाहर आती है तो धनात्मक ही रहेगी। 12 के लिए क्या 12 ही रहेगा, -37 के लिए ये प्लस का 37 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 के लिए 0 ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए -47 है तो ये प्लस का 47 आ जाएगा, और यहाँ पर 101 धनात्मक है वैसे भी, और ये बाहर आने पर भी धनात्मक ही रहेगा। तो किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, यहाँ पर दिया है सत्य और असत्य कथन को पहचानिए। पहला है सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, नहीं, पूर्ण संख्या में 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है, लेकिन जब पूर्णांकों की बात आएगी तो इससे छोटे कौन है, देखिए माइनस में चले जाएंगी संख्याएं, तो ये सबसे छोटा पूर्णांक आपका नहीं हो सकता, तो इनकी बात कैसी हो गई है, असत्य हो जाती है। आगे देखते हैं 0 का विपरीत नहीं होता है, हाँ ये सत्य है, 0 का विपरीत नहीं होता है, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। -17 इज ग्रेटर देन -5, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है इससे, नहीं, गलत है ये। ऋणात्मक में जो संख्याएं अधिक होती हैं यानी बड़ी होती हैं उनका मान छोटा होता है, और जो संख्याएं कम होती हैं उनका मान अधिक होता है। आगे देखते हैं एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम कौन होगा, माइनस संख्या होगी कोई, और माइनस संख्या से धन संख्या हमेशा ही बड़ी होगी, तो इसलिए ये कैसा हो गया, सत्य हो गया। अगला है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, नहीं, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये निगेटिव में है, तो कैसा हो गया, असत्य हो जाता है। आगे 0 एक पूर्णांक नहीं है, यह भी गलत है, क्योंकि जब पूर्णांकों की बात आती है तो सभी आ जाते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0, इसलिए यह एक पूर्णांक है, और इनका ये कहना असत्य है। आगे 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, हाँ ये सत्य है, उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। इसी के साथ ही बच्चों आपका अभ्यास 3A कंप्लीट हो जाता है पूर्णांक का। आप इन सवालों को लगाइए, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।